नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु सोनी जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय से। आज हम एक नए विषय के साथ शामिल हुए हैं, जो है भाषा विज्ञान का एक अंग वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान क्या है, वाक्य विज्ञान की क्या महत्ता है, किस तरह से वाक्य विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, इस संदर्भ में हम पूरा वाक्य विज्ञान को आज देखेंगे। तो मैं अपनी पीपीटी से शुरुआत करती हूँ। वाक्य विज्ञान, तो जब हम देखते हैं कि वाक्य क्या है, किस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है, तो ये कहा जा सकता है कि वाक्य जो है वो पदों के परस्पर संबंध का विचार किया जाता है। इसमें जो पद है उनका कैसा एक दूसरे के साथ संबंध है, ये देखा जाएगा। वाक्य विज्ञान में वाक्य का स्वरूप देखा जाएगा, वाक्य की क्या परिभाषा है, वाक्य की रचना, उसके अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्वों का उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें पदों का विन्यास किस प्रकार से होगा, और जो बेसिक रूप से हम देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के वाक्य बन सकते हैं, वाक्यों के प्रकार कितने प्रकार के होंगे, कितने प्रकार से होगा, यानी उसका जो विभाजन है वो किस तरह से हम करेंगे वाक्य का। और वाक्य में निकटस्थ जो अवयव होते हैं, जो वाक्य के कौन कौन से ऐसे अवयव होंगे जो निकटतम उसके अवयव होंगे, और वाक्य में परिवर्तन जो है वो किस वजह से होता है, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण वाक्य में परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो इन विषयों को हम अभी देखेंगे। तो इससे पहले कि हम वाक्य विज्ञान को जाने, वाक्य विज्ञान को जानने से पहले हमें जानना होगा वाक्य और पद, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत पास पास का संबंध है। तो क्या वाक्य है और क्या पद है, इन दोनों को हमें अच्छे से जानना होगा कि वाक्य और पद में क्या संबंध है। जब हम पद विज्ञान की बात करते हैं तो पद विज्ञान में क्या आएगा, ध्वनि और सार्थकता। पद की एक ध्वनि होगी, उसको देखा जाएगा, और पद क्या होगा, सार्थक होगा। पदों में संरचना, यानी उसकी जो रचना पद विभाजन है वो किस आधार पे किए गए हैं, उसमें संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, जो भी इसका प्रयोग किया गया है उन सबको देखा जाएगा। इसके साथ साथ कारक, विभक्ति, वचन, लिंग, काल, पुरुष आदि के किस प्रकार से वहां पे बोधक किया गया है, किस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार इस चीज का जो विवेचन जो है वो पद विज्ञान में किया जाता है। और वाक्य विज्ञान उसकी आगे की कोटि है। पहले पद विज्ञान, पदों से फिर वाक्य की संरचना होती है। वाक्य विज्ञान उससे आगे की कोटि है। इसमें पूर्वोक्त विधि से बनाए हुए पद, जो कि हमने कारक, विभक्ति, वचन, जितने भी पहले के आयाम लिए थे, उस विधि से बनाए हुए जो पद होंगे उनको कहाँ और किस प्रकार से रखना है, इस चीज को देखने के लिए, या रखने के अर्थ में क्या अंतर होता है, इन विषयों का विवेचन कहाँ किया जाएगा, वाक्य विज्ञान में किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ध्वनि जो है मूलतः उच्चारण से संबंध है, और मुख्यतः ये शारीरिक प्रधान अवयव है, यानी कि निर्मापक तत्व है। और पद को क्या कह सकते हैं, हम ईंट कह सकते हैं, यानी कि शारीरिक जो अवयव है वो ध्वनि है, क्योंकि मुख से अगर ध्वनि का उच्चारण हो रहा है तो वो शारीरिक अवयव से हो रहा है। परंतु अगर किसी मकान को बनाना है तो उसका जो मुख्य तत्व होगा ईंट होगा, तो ईंट के रूप में हम कह सकते हैं कि पदों की संरचना होती है। तो वाक्य को क्या कह सकते हैं, मकान या भवन कह सकते हैं। यानी पद जो है वो ईंट है, तो जो मकान है या पूरा भवन जो है वो क्या कहलाएगा, वो वाक्य कहलाएगा। ध्वनि, जैसे पहले भी कहा गया कि ध्वनि जो है वो शारीरिक पक्ष है, और इसकी सार्थकता जो होगी वो इसका मानसिक पक्ष होगा। पद में शरीर और मानसिक दोनों का ही समन्वय आवश्यक है। अगर पद में शरीर और मन का सार्थकता ना हो तो वाक्य बन ही नहीं सकता। वाक्य का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाक्य में को प्रयोग के योग्य बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तत्वों की तरफ ध्यान देना होगा। वाक्य में विचारों का समन्वय है, सार्थक और समन्वित रूप में अभिव्यक्ति, ये सभी कार्य और विचार का जो चिंतन है वो वाक्य से संबंध रखता है, वो वाक्य से संबंध रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मानसिक कार्य है। वाक्य में मानसिक अर्थात मनोवैज्ञानिक पक्ष ही मुख्य होता है। वाक्य में क्या होगा, मनोवैज्ञानिक पक्ष की आप जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी वाक्य के द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो महत्वपूर्ण रहेगा।
और विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति किससे होती है? वाक्य से होती है। अगर हम किसी एक पद को बोल दें तो उससे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। वाक्य की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो इसके अलग अलग अंग है, अलग अलग आयाम जो है, कि किसी अगर वाक्य का निर्माण होना है तो उसकी संरचना में कौन कौन सी तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला कहा गया ध्वनि। ध्वनि क्यों कहा गया? क्योंकि ये उच्चारण से संबंध है और ये शारीरिक तत्व है। मुख्य रूप से प्राकृतिक तत्व की प्रधानता के कारण प्रकृति के तुल्य सत्य भी इसको कहा गया है। दूसरा कहा गया पद। पद को अभी जैसे हमने पीछे देखा उसी के अनुसार हम इस वर्णन को देख रहे हैं कि ध्वनि जो है वो शरीर है, तो पद क्या है? शरीर और मानसिक दोनों तत्वों का समावेश है। वो सत्य के साथ साथ ये चित्त भी है, इसलिए कहा गया जो पद है वो सत्य चित्त है। और तीसरा कहा गया वाक्य। वाक्य क्या है? जैसे हमने देखा कि ध्वनि शारीरिक है तो पद क्या है? शारीरिक और मानसिक है। तो वाक्य क्या है? मानसिक पक्ष को पूर्ण प्रधानता के कारण भाषा की अभिव्यक्ति है। भाषा का जो अभिव्यक्त रूप है वो वाक्य कहलाएगा। और उसको इसलिए क्या कहा गया? आनंद रूप कहा गया। इसीलिए कहा जाता है कि ध्वनि, पद और वाक्य तीनों को सत चित आनंद के रूप में भी परिभाषित किया गया कि ये सत चित और आनंद है। भावानुभूति, रसानुभूति, आनंदानुभूति, ये इसके साधन है, वाक्य के साधन है। और वाक्य में सत चित्त और आनंद का ही समन्वित रूप है। इसलिए दार्शनिक रूप से हम अगर भाषा का रूप देखें दार्शनिक रूप से, तो हमें पता चलता है कि सत चित्त और आनंद जो है दार्शनिक रूप से भाषा में शामिल किया गया है, जो कि वाक्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाक्य है वो उसकी कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। वाक्य की संरचना के विषय में जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने क्या कहा है, जैसे कि हमें पतंजलि का जो भाष्य मिलता है उसमें 150 ईस्वी पूर्व के लगभग का, तो वहां हमें उनके महाभाष्य में वाक्य के 5 लक्षण प्राप्त होते हैं कि उन 5 लक्षणों के बारे में बताया गया है कि वाक्य किस प्रकार का होना चाहिए। उसमें कहा गया है कि यह क्या है? एक क्रियापद है, इसमें कुछ क्रियाएं होंगी। दूसरा कहा गया इसमें अव्यय होंगे, कारक होगा, विशेषण से युक्त क्रियापदों का यहाँ पर समावेश किया जाएगा। आगे कहा क्रिया विशेष युक्त क्रियापद भी वाक्य है। और अगला कहा गया विशेष युक्त क्रियापद वाक्य है और क्रियापद रहित संज्ञा पद भी वाक्य होता है। अगर इससे किसी वाक्य में क्रिया नहीं है और उसमें संज्ञा युक्त पद है तो उनको भी वाक्य कहा गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया तर्पणम। तर्पणम हमारे पास सिर्फ एक पद है परंतु वो अपने आप में एक अभिव्यक्ति कर रहा है, वो भी सच्चित आनंद को लेने वाला है। तो तर्पणम अपने आप में कह रहा है तर्पण करो। पिंडिम, ग्रास खाओ। तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो वाक्य के रूप में भी प्रयोग होते हैं, तो हम कह सकते हैं क्रिया अगर उसमें रहित है लेकिन संज्ञा का वहां पे समावेश है तो वो भी वाक्य में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं जो भर्तृहरि है, भर्तृहरि का जो अपना ग्रंथ है वाक्य पद्य, उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम था वाक्य पद्य और उन्होंने इसमें वाक्य की परिभाषा दी। उन्होंने वाक्य की परिभाषा देते हुए कहा कि क्रियापद को वाक्य कहते हैं। दूसरा कहा क्रिया से युक्त कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं। और चौथा कहा, तीसरा कहा क्रिया एवं कारक आदि समूह में रहने वाली जो जाति है उस जाति को वाक्य कहा। और क्रिया आदि समूहगत एक अखंड शब्द जो होगा जिसे सफोट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सफोटवाद के रूप में भी हम लोग भर्तृहरि के वाक्य के सिद्धांत को देखते हैं। और क्रियापदों का क्रम विशेष को वाक्य कहा गया है। क्रियापदों का जो क्रम विशेष होगा उसे भी वाक्य कहा। क्रिया आदि के बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। इसके बाद कहा स आकांक्ष, आकांक्षा के सहित हो ऐसा जो प्रथम पद को वाक्य कहते हैं। सकांक्ष पृथक पृथक सपदों को भी वाक्य कहते हैं। तो ये हमें कुछ कोटेशन या कुछ हमें मेन पॉइंट्स मिलते हैं जो कि भर्तृहरि ने वाक्य पद्यम में कहा कि वाक्य की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हम जब वाक्य के विषय में देखते हैं तो वाक्य का संबंध सिर्फ
जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने नहीं किया है, यूरोपियन विद्वान हैं, अन्य जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी किया है। यूरोप में डायोनिसियस थेरोक्स जो प्रथम ईस्वी शताब्दी के एक राइटर रहे हैं, उन्होंने वाक्य की परिभाषा दी है और वाक्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति करवाने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य क्या होगा, जो पूर्ण जो अर्थ है उसकी प्रतीति करवाएंगे। ऐसा ना हो कि किसी अर्थ का वहां पे समन्वय ना हो, अर्थ के लिए ही वाक्य पर बल दिया गया है। इसमें दो बातों पर विशेष बल दिया जाता है अगर किसी वाक्य की संरचना की जाती है। तो पहला कहा गया वाक्य शब्दों का समूह है, इसमें शब्दों का समावेश किया गया है। दूसरा कहा गया वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति करवाता है। ये दो चीजें बेसिक उसमें होनी चाहिए कि शब्दों का समूह, और दूसरा कहा गया कि वो पूर्ण अर्थ की प्रतीति करवाने वाला हो। ऊपर की जो कोटेशन बड़ी, इस प्रकार देखते हैं कि भाषा की जो इकाई है वो वाक्य है, न कि शब्द समूह या पद है। ये इन्हीं राइटर ने कहा। और इसके बाद कहा कि यह भी आवश्यक नहीं है कि वाक्य शब्दों का समूह हो। वाक्य शब्दों का समूह होना कोई जरूरी नहीं है। कई कई जगह पे मतलब एक पद ही हमें मिलता है और एक पद से हमें वाक्य की पूर्णता हो जाती है, पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो जाती है। जैसे हमने पहले भी देखा, अनेक भाषाओं में एक सम्मत पद ही पूरे वाक्य का काम कर देता है। बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जहाँ पे एक पद आया और एक पद ही अपने आप में वो वाक्य की पूर्ति कर देता है। वाक्य भाषा का एक अंग है। हमने देखा ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ये चारों जो विज्ञान हमारे आ रहे हैं उसमें से वाक्य विज्ञान क्या है, भाषा का एक अंग है। वह संपूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं करा सकता। एक ग्रंथ या भाषण में सहस्त्रों वाक्य हो सकती हैं। जब एक ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें सहस्त्रों वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तब पूर्ण की अभिव्यक्ति होती है। एक वाक्य विचारधारा की एक तरंग मात्र होता है। यानी कि जब हम किसी की एक वाक्य की बात करें तो कई बार ऐसा भी हो सकता है वो पूर्ण अर्थ की प्रतीति करवा रहा हो अगर शॉर्ट रूप में कहा जा रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरा ग्रंथ या साहित्य लिखना है, उसके बाद ही हमें उसका ज्ञान हो पाएगा। तो उसमें देखते हैं कि एक वाक्य एक विचारधारा, अगर कोई ज्यादा विचारधारा है तो उसके कई सारे हमारे वाक्यों का वहां पर समावेश किया जा सकता है या करना पड़ता है हमें। अब जैसे कि हमने अभी भी देखा, इससे आगे का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि पद और वाक्य में संबंध, पद और वाक्य में क्या संबंध है। क्योंकि जब भी हमें वाक्य को जानना है तो उसके लिए पदों को तो जानना होगा, और पद को जानना है तो पद और वाक्य में संबंध भी देखना होगा। तो पद क्या है, वो वाक्य में प्रयुक्त होकर परस्पर अन्वित होते हैं। इस विषय में भारतीय विद्वानों में दो प्रकार के विचार मत मिलते हैं, दो प्रकार के मुख्य रूप से वैचारिक मिलते हैं हमें, अभिहितान्यवाद और दूसरा कहा गया अन्विता अभिधानवाद। दो प्रकार के ये वाद मिलते हैं। इन वादों में पद और वाक्य के बीच में संबंध कहा गया कि किस प्रकार से पद और वाक्य का संबंध है। तो हम आचार्य जो कुमारिल भट्ट हैं, कुमारिल भट्ट एक बड़े आचार्य रहे हैं भाषा के, तो उन्होंने कहा अभिहितानाम पदार्थानाम अन्वय है, अर्थात पद अपने अर्थ को कहते हैं। वो कहते हैं कि पद जो है अपने आप में अर्थ को कहने वाला है और उनका वाक्य में अन्वय हो जाता है, यानी कि उनको वाक्य में, पदों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो इस अन्वय से एक विशिष्ट प्रकार का वाक्यार्थ निकलता है। वो कहते हैं जब ये अन्वय किया जाता है उसी से वाक्य का अर्थ निकलता है। इस वाद को पदवाद भी कहते हैं। पदवाद किस लिए कहते हैं, क्योंकि कुमारिल भट्ट कहते हैं कि पदों की महत्ता है वाक्य में, वाक्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर पदों का सही तरह से सीक्वेंस ना किया जाए तो अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए कुमारिल भट्ट के इस मत को पदवाद की भी संज्ञा दी गई है। इस वाद में पदों का महत्व है और पद समूह ही वाक्य है। वो कहते हैं कि पदों का समूह नहीं है तो वाक्य नहीं है। पद के अतिरिक्त वाक्य का कोई महत्व नहीं है। कुमारिल भट्ट बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं अपने मत को। वो कहते हैं कि अभिहितान्वयवाद, कि वो मानते हैं कि पदों की अपनी सत्ता है, पदों के बिना वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम दूसरा मत देखते हैं, अन्विता अभिधानवाद। अन्विता अभिधानवाद जो मत दिया गया वो कुमारिल भट्ट, जो कि अभिहितान्वयवाद का समर्थक थे,
उन्हीं का शिष्य जो है प्रभाकर गुरु। प्रभाकर गुरु इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने गुरु की ही जो शिक्षा दी गई थी इसी पे उन्होंने कार्य किया, और उससे उस योग्यता में देखें तो जो गुरु कुमारिल भट्ट है उनसे भी अधिक अधिक बढ़कर इन्होंने अपने जो मत है उसको वहां पर रखा, और इसी कारण इन्हें अपने गुरु का भी गुरु माना जाता है। इसीलिए इनके नाम के पीछे प्रभाकर गुरु लिखा गया। इन्होंने कहा अन्वितानाम पदार्थानाम अभिधानम। अब कह रहे हैं कि वाक्य में पदों के अर्थ समन्वित रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी कि पदों के अर्थ जो है वाक्य में रहते हैं। वाक्य को तोड़ने से पृथक पृथक पदों का अर्थ ज्ञात होता है। अगर हम वाक्य को तोड़ देंगे तो हमें अलग अलग पदों की प्राप्ति होगी, उन पदों का अलग अलग अर्थ हमें ज्ञात होगा। वाक्य से पदों को निकालने के बाद अपोधार कहते हैं। अगर हम वाक्य से पदों को निकाल देंगे तो पूरे वाक्य की संरचना नहीं होगी और वो अपोधार कहलाएगा। एनालिसिस भी जिसे कहा जाता है। इस वाद में वाक्य को महत्व दिया गया, इसीलिए इस जो मत को है वाक्यवाद कहा गया। कुमारिल भट्ट और उनके शिष्य प्रभाकर गुरु, उन दोनों का जो मत है वो पद और वाक्य के संबंध में हमें एक विशेष दृष्टिकोण देता है। वो बताता है कि किस प्रकार से पद और वाक्यों का आपस में संबंध है। तो हमने देखा कि कुमारिल भट्ट का अभिहितान्वयवाद और प्रभाकर गुरु का अन्विता अभिधानवाद, ये दोनों ही मत जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहाँ कुमारिल भट्ट जो है वो पद विज्ञान को महत्व मानते हैं, लेकिन प्रभाकर गुरु हैं जो अपने गुरु के ही जो मत है उसी को काटते हुए कहते हैं कि अगर वो वाक्यवाद की सत्ता को मानते हैं कि पदों से ज्यादा वाक्य की सत्ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञान जो है वो भी इसी मत का पोषक है। आधुनिक जो भाषा शास्त्री हैं वो ये मानते हैं, उनका भी कहना है सेंटेंस इज ए सिग्निफिकेंट यूनिट, कि वाक्य ही सार्थक इकाई है। जैसे कुमारिल भट्ट ने कहा नहीं पद एक सार्थक इकाई है, प्रभाकर गुरु ने कहा वाक्य एक सार्थक इकाई है। तो वर्तमान में जो हमें प्राप्त होता है उसमें हम देखते हैं कि वहां पे वाक्य को ही सार्थक इकाई के रूप में लिया गया है। और ये हमें वाक्य पद्य की एक पंक्ति भी मिलती है जहाँ कहा गया पदेन वर्णा विद्यते वर्णेषु व्यया न चह वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कथन। तो हमें वाक्य पद्य में 1:73 में हमें ये मिलती है जहाँ पे कहा गया वर्णों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वर्ण अगर अलग अलग हो जाएं तो उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और न ही वर्णों में अवयवों की कोई सत्ता है। वो कहते हैं कि वाक्य के अतिरिक्त पदों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती। यानी कि अगर किसी वाक्य को प्रयोग करना है, वाक्य होगा तभी क्या होगा, वो ही इसकी एक वाक्य ही एक सार्थक इकाई है। इस रूप में हम देखते हैं कि वाक्य का प्रयोग किया गया है। हमें बहुत ही, क्योंकि हम पढ़ लिखते हैं तो हमें बड़ी ही एक नॉर्मल प्रक्रिया लगती है, बहुत ही साधारण प्रक्रिया लगती है, जिसके अंतर्गत हम सोचते हैं कि वाक्य का प्रयोग तो एक बहुत ही साधारण है। क्योंकि जब मैं किसी वाक्य की संरचना कर रही हूँ तो ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है जहाँ से मैं जन्म से मैंने कुछ सीखा और उनको मैंने वाक्यों में प्रयोग कर रही हूँ। तो परंतु वास्तविक रूप में ये स्थिति नहीं है। वास्तविक रूप में क्या है, वाक्य का प्रयोग एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हमें किस प्रकार लगेगी, क्योंकि मैं अपनी भाषा को जानती हूँ उसमें मुझे वाक्यों की संरचना करना बहुत आसान है, क्योंकि वो मेरे मानसिक पटल पे है, तो मुझे उसकी संरचना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। परंतु अगर मुझे किसी अन्य भाषा का चयन करना पड़ जाए और किसी अन्य भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करनी पड़ जाए तो मुझे इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। तो वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया किस प्रकार है, वाक्य प्रयोग का मनोवैज्ञानिक कर्म माना गया है। पहला है जिसमें कहा गया चिंतन, अपने अभिष्ट अर्थ का विचार करना, चिंतन करना, यानी कि किसी विषय में अगर मैं किसी अन्य भाषा में मुझे कुछ बोलना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि मुझे बोलना क्या है इस बात का मैं चिंतन करूंगी, उस बात को मैं उस अर्थ पर विचार करूंगी। दूसरा, अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, कुछ चयन करूंगी, कुछ शब्दों का मुझे चयन करना पड़ेगा, कुछ पदों को चुनना पड़ेगा, कुछ पदों का चयन करना पड़ेगा,
और फिर मुझे उसका भाषिक गठन करना पड़ेगा, यानी कि उन पदों को जो मैंने लिया है उसको किस क्रम में मुझे बैठाना होगा वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। यानी व्याकरण के अनुरूप उन शब्दों को मुझे क्रमबद्ध लगाना होगा, और क्रमबद्ध लगाने के बाद जो लास्ट मेरी प्रक्रिया रहेगी उच्चारण की प्रक्रिया, यानी उच्चारण के द्वारा ही क्या किया जाएगा, वाक्य में उन्हें प्रकट किया जाएगा। ये चारों चीजें ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब हम लोग मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में हमें जैसे मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है सोचने की कि मुझे किसी वाक्य की संरचना किस प्रकार करनी है, परंतु अगर इसी को मैं किसी अलग लैंग्वेज में, अलग भाषा में अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो मुझे उसमें चयन करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसी प्रक्रिया को बताया गया कि पहला चिंतन करना पड़ेगा, दूसरा मुझे शब्दों का चयन करना पड़ेगा, तीसरा मुझे भाषिक गठन करना पड़ेगा, उसकी व्याकरण भी देखनी पड़ेगी, और चौथा उसको उच्चारण करते वक्त भी देखना होगा कि मेरा उच्चारण सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, और इन्हीं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य की संरचना होती है। कई बार हम देखते हैं उच्चारण की गति तेज करने पर क्या होता है, भाषा भी अस्पष्ट हो जाएगी और उसका अर्थबोध भी नहीं हो पाता है। तो जब भी हम किसी भाषा को बोल रहे होते हैं तो हमारा उच्चारण भी सही होना चाहिए, और कहाँ हमें उसमें रुकाव देना है, कहाँ उसमें ठहराव देना है, इस विषय में भी हमें पता होना चाहिए। वाक्य के आवश्यक तत्व, अब हम देखते हैं कि वाक्य में किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाक्य के ये महत्वपूर्ण तत्व अगर ना हो तो हमारा वाक्य ही नहीं कहलाएगा। पहला कहा गया योग्यता या सार्थकता। कोई भी वाक्य अगर आप बोल रहे हो तो कुछ उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसकी अपनी एक सार्थकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ भी मेरे मुंह में आया और मैंने कुछ भी बोल दिया, हालांकि मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मैं वाक्यों का प्रयोग कर रही हूँ, इसलिए हम उदाहरण देखेंगे। दूसरा आकांक्षा यानी मेरी जिज्ञासा भी होनी चाहिए, किसी वाक्य का अगर मैं प्रयोग कर रही हूँ मुझ में ये बोलने की आकांक्षा भी होना चाहिए। और तीसरा कहा गया आसक्ति या सन्निधि, यानी कि पदों का आपस में समावेश भी होना चाहिए। जैसे मैंने अगर किसी शब्द का प्रयोग किया, किसी वाक्य का प्रयोग किया, जैसे यह गाय है, मैंने यह बोला 1 घंटे पहले, 2 घंटे बाद बोला गाय, और फिर मैं 3 घंटे बाद बोलूं ह, तो इस वाक्य का कोई औचित्य नहीं है। यानी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उनकी आसक्ति होनी चाहिए, इसकी सन्निधि होनी चाहिए। इसीलिए हमें आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति मिलती है जहाँ पे कहा गया वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा त्रयुक्त हो पदोच्य। इस प्रकार से आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, इन तीनों के समावेश के साथ ही क्या होती है, वाक्य की संरचना होती है। वाक्य की योग्यता, इसके अंदर हम अब एक एक चीज को देखते हैं कि किस प्रकार से योग्यता को शामिल किया गया है। योग्यता क्या होनी चाहिए, पदों के द्वारा जो शब्द कहा जा रहा है, जिन पदों का प्रयोग किया जा रहा है, पदों के द्वारा जो अर्थ कहा जाएगा उसकी क्रियात्मक रूप देने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, उसमें कुछ क्षमता होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह होता है कि पदों में अन्वय में कोई बाधा ना हो, ऐसा ना हो कि उल्टा पुल्टे पदों को लिखा गया हो और उनका अर्थ ही स्पष्ट ना हो रहा हो। अन्वय की 2 प्रकार से बाधा पड़ती है अन्वय करते हुए। पहला कहा गया अर्थमूल बाधक या अयोग्यता। कोई वाक्य व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन परंतु अगर उसके अर्थ की जो प्रतीति हो रही है वो ठीक नहीं है, वो अयोग्य है, अनुपयुक्त है, तो वो वाक्य नहीं होगा, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे कहा गया स वायुना लिखती, यानी वह वायु से लिखता है, तो ये तो मतलब वाक्य तो है ये, परंतु इससे अर्थ की सही प्रतीति नहीं हो रही है, अर्थ का बोधक नहीं है, तो अर्थमूलक बाधा हमें दिखाई दे रही है। यानी कि ये वाक्य होने के बाद भी इस वाक्य में अयोग्यता है। अगला कहा गया व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी, ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है कि वह हवा से लिखता है, स वायुना लिखती, व्याकरण की दृष्टि से पूरा शुद्ध है, परंतु अर्थ की दृष्टि से नहीं है, तो अर्थबोधक हमें बाधा नजर आ रही है। दूसरा कहा गया व्याकरण मूलक बाधा या अयोग्यता। वाक्य में यदि अर्थ की दृष्टि सही ना हो, यानी कि उसमें व्याकरण का अशुद्ध प्रयोग किया गया हो, लिंग विभक्ति, वचन कारक, इन सब का अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, एक रूपता के साथ प्रयोग नहीं किया गया हो, तो वो भी अयोग्यता कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले गया, सुशीला जाता है, राम आती है,
तो क्योंकि यहाँ पे लिंग का जो निर्धारण किया जाता है शब्दों के अनुसार वो उचित नहीं है, तो इसमें लिंग विभक्ति विशेषण आदि की अयोग्यता होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार से किसी भी वाक्य की योग्यता को देखा जाएगा। पहला, उसमें अर्थमूलक बाधकता ना हो, और दूसरा कहा गया इसमें व्याकरण मूलक बाधक तत्व शामिल ना हो। और अगला जो हमारा है योग्यता के बाद हम देखते हैं आकांक्षा। आकांक्षा, अगर मैं किसी वाक्य को बोल रही हूँ तो मेरी कुछ आकांक्षा होगी, मेरी कुछ अपेक्षा है, जिज्ञासा है जिसको मुझे समाप्त करना है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। कर्ता को कर्म और क्रिया की अपेक्षा रहती है, कर्म को कर्ता और क्रिया की अपेक्षा रहती है, तो कर्म को कर्ता और क्रिया की तथा क्रिया को कर्ता और कर्म की अपेक्षा रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कर्ता कर्म क्रिया इन तीनों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, और इसी अपेक्षा को क्या नाम दिया गया? जिज्ञासा नाम दिया गया कि आकांक्षा होने, जिज्ञासा होने, जिसे जिज्ञासा भी बोला जाता है। सकांक्षता के कारण ही पद परस्पर संबंध होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, केवल राम कह देने पर हमें पूरे वाक्य की पूर्ण प्रतीति नहीं हो पाएगी। आकांक्षा है कि जैसे मैंने बोल राम, तो उसके बाद अगला सेंटेंस, अगला पद क्या होगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। श्याम, मैंने कुछ भी शब्द बोला तो इससे क्या होता है? जिज्ञासा होती है, वो क्या कहना चाहता है, आगे क्या करना चाहता है। इसी प्रकार केवल सिर्फ मैं कह दूं पुस्तक, तो उससे भी हमारे वाक्य की पूर्ति नहीं हो रही है। तो पुस्तक सिर्फ एक पद है, और मैंने कहा रामः पुस्तकम पठति ही, तो राम पुस्तक पढ़ता है। अगर मैंने ये पूरा प्रयोग किया तो उसी से क्या हुआ है? मेरी जो आकांक्षा थी उसकी पूर्ति हुई है। और इस प्रकार हम देखते हैं वाक्य में जो करता है वो राम है, पुस्तक कर्म है, पढ़ना जो है वो हमारी क्रिया है, और इन तीनों पदों में हमें रामः पुस्तकम पढ़ती, इस प्रकार से इनकी जो आकांक्षा है, जो जिज्ञासा है, वो पूर्ति हो रही है, अर्थ की पूर्ति हो रही है हमारी। तो हम देखते हैं स आकांक्षा अपेक्षा युक्त जो वाक्य होंगे वो ही वाक्य कहलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला आसक्ति या सन्निधि। जब भी कुछ पदों का प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य के लिए, तो उनमें आसक्ति होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए? समीपता होनी चाहिए। इसको ही सन्निधि भी कहा जाता है। समीपता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त पद लगातार या क्रमबद्ध रूप से उच्चारित हों, बीच बीच में भी कहीं ऐसा ना हो कि उनको आवश्यकता से अधिक समय दे दिया गया हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने कहा राम 1 घंटे पहले बोला, 2 घंटे पहले पुस्तक, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद बोलूं पढ़ती या पढ़ता, जो भी मैं बोलना चाह रही हूँ सेंटेंस, अगर मैंने उसके बीच में अगर बहुत समय दे दिया है, गैप दे दिया है, तो उस वाक्य की कोई उसका अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आवश्यकता से अधिक समय देने पर पदों का क्रम टूट जाएगा, और ये क्रम टूटना से क्या होगा? वाक्य नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना आज बोला गया और 2 घंटे या 1 दिन बाद बोला गया खाता हूँ। समय का अधिक व्यवधान जहाँ पे भी हुआ तो ये वाक्य नहीं बन पाएगा और इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए समय की समीपता और सानिध्य अनिवार्य है, जिससे वाक्य को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया जा सके। तो हमने ये तीनों पॉइंट देखे कि किसी भी वाक्य के लिए उसकी आकांक्षा, योग्यता और समीपता यानी सन्निधि, इन तीनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब वाक्य का जब अभी जब हमने पढ़ा कि इसी वाक्य की संरचना करनी है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक संरचना है। जैसे अभी भी हमने देखा था, तो सेम उसी चीज को यहाँ पे लिया गया है कि जब वाक्य में पद विन्यास किया जाएगा, यानी वाक्य में पदों को संजोया जाएगा, तो किस प्रकार से होगा? उसमें कुछ सिलेक्शन किया जाएगा, कुछ पदों का चयन किया जाएगा, फिर उनको एक ऑर्डर दिया जाएगा, क्रम दिया जाएगा, फिर ध्वनि में परिवर्तन, उनमें मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा, और फिर चौथा कहा गया स्वर परिवर्तन, उनमें मॉड्यूलेशन भी होगा, कुछ किसी प्रकार का मॉड्यूलेशन किया जाएगा। तो ये 4 प्रकार से हम पदों का विन्यास करते हैं। चयन की दृष्टि से विशेष रूप से मैं देखूं तो चयन हमारा 2 प्रकार से चयन होगा, और वो 2 प्रकार से चयन क्या है? अर्थ की दृष्टि से चयन होना चाहिए और रूप की दृष्टि से चयन होना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से यानी कि जो भी मैं शब्द, जो भी मैं वाक्य का प्रयोग कर रही हूँ वो मेरा सार्थक होना चाहिए, अर्थ से युक्त होना चाहिए। जैसे
युवती में यौवन है, नारी में नर की संगिनी भाव है, रमणी में रमणत्ववादी रति है, कामिनी में काम भाव है, वामा में वक्रता है, अबला में असहाय तो मुख्य तत्व है। तो हमें इनके प्रायवाची अर्थों को भी देखना होगा कि किसी शब्द का अगर मैं प्रयोग कर रही हूँ तो मुझे कौन से शब्दों का चयन किया जाना है, अर्थ की दृष्टि से वो उपयुक्त है। अगर मैं कहूँ अबला का सौंदर्य दर्शनीय है तो ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण नहीं हो रहा है। तो मैं अबला की जगह ही मैं कहूँ कामिनी का सौंदर्य दर्शनीय है तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण कहलाएगा। तो अर्थ पक्ष को तो हमें देखना ही होगा। और दूसरा हमने देखा रूप की दृष्टि से चयन, यानी कि उसकी जो व्याकरणात्मक जो दृष्टि होनी चाहिए वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे क्या है, व्याकरण का प्रयोग दृष्टि से वह शब्द उपयुक्त हो, उसमें योग्यता और अन्विति का समावेश किया गया हो। न उधो का लेना, न माधव का देना, न घर का न घाट का। मुहावरों में न का प्रयोग किया गया है, ऐसे वैसे न का प्रयोग नहीं के लिए है। ये शिष्ट सम्मत है यहाँ पे प्रयोग। पर मैं घर न जाऊंगा में न का प्रयोग क्या है, वो अशुद्ध है, वहां पे न का प्रयोग नहीं हो सकता। मैं घर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से नहीं का प्रयोग किया जाएगा। मैं घर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार वाक्य जो है व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग रूपात्मक चयन किया जाएगा। तो हमने दो प्रकार से चयन देखा कि किसी वाक्य में जो पदों का चयन किया जाएगा वो अर्थ की दृष्टि से होना चाहिए और दूसरा रूप की दृष्टि से उनका चयन किया जाना चाहिए। दूसरा है, इसी का था कि चयन के बाद हमने देखा कि क्रमबद्ध होना, यानी क्रम से अभिप्राय क्या है कि भाषा में प्रयुक्त वाक्यों के पदों का किस क्रम में रखा जाए, यानी कि जो पद रखे गए हैं उनको किस क्रम में रखा जाना चाहिए, उनका क्रम किस प्रकार से होना चाहिए वो देखना चाहिए। संस्कृत और हिंदी में सामान्यतः पद क्रम का प्रकार क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया को देखा जाता है। अंग्रेजी भाषा आदि में हम देखें तो पद क्रम क्या होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म होती है। जैसे कि संस्कृत में हम देखते हैं रामः पुस्तकम पठति ही, और इसी को जब हिंदी में देखेंगे तो राम पुस्तक पढ़ता है, लेकिन जब अंग्रेजी में देखेंगे तो हमने क्या देखा, राम रीड्स द बुक। तो इस प्रकार से चयन जो किया जाएगा, चयन के बाद हमारा जो क्रम होगा वाक्य के लिए वो भी उपयुक्त होना चाहिए। उसके लिए भी पद क्रम में परिवर्तन, संस्कृत में पद क्रम में परिवर्तन भी होते परंतु वह सामान्य नियम नहीं माना जाता है। संस्कृत में पद क्रम में परिवर्तन करने पर भी विभक्तियों के कारण कर्ता और जो क्रिया कर्ता कर्ता ही रहता है और कर्म कर्म ही रहता है। संस्कृत में हम बेसिक देखते हैं कि कर्ता कर्ता ही रहता है और कर्म कर्म ही रहता है। वहां पे चाहे पदों को इधर उधर थोड़ा रख दिया जाए तो चल जाता है वो। इन तीनों में अब जैसे कि यहाँ क्या आ गया, जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि राम रावणम हंति, संस्कृत का एक वाक्य राम रावणम हंति, राम जो है रावण को मारता है। इसमें अगर मैं पदों को उल्टा मतलब कर दूं कि पदक्रम ऐसे कर दूं कि रावणम राम हंति तो भी ठीक होगा, और मैं कह दूं हंति रावणम राम है तो भी बिल्कुल ठीक होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो करता है वो करता ही रहेगा, कर्म है वो कर्म रहेगा, क्रिया क्रिया रहेगी। तो इस प्रकार तीनों का अभिप्राय एक ही निकलेगा। तो संस्कृत, जर्मन, रूसी आदि श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में विभक्तियां शब्दों के साथ मिली रहती है। यहाँ पे शब्दों के साथ विभक्तियों का समावेश मिलता है, शब्दों का अर्थ निश्चित ही रहता है इस कारण, अतः पद क्रम बदलने पर भी उनके अर्थ जो है उनमें परिवर्तन नहीं होता है। सामान्यतः पद क्रम बदलने के दो कारण माने गए हैं कि दो वजह से पदों का क्रम बदलता है। पहला है बल के कारण और दूसरा है छंद के कारण परिवर्तन किया जाता है। तो हम देखते हैं छंद में जैसे मात्राओं का प्रयोग होता है बल देने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैंने कहाँ पे बल देना है, तो इस विषय को भी वाक्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। क्रम के बाद हम देखते हैं कि इनका क्रम जब देखा तो इनका ऑर्डर जो है वो कैसा होना चाहिए, ये अभी भी हमने देखा। जैसे संस्कृत में कहा गया रामा पुस्तकम पढ़ती ही, हिंदी में कहा गया राम पुस्तक पढ़ती और अंग्रेजी में राम रीड्स पुस्तक। तो हमने इसी विषय को अभी देखा और एक उदाहरण हमने यहाँ पे रामः रावणम हंति, इस प्रकार से भी हमने बल और छंद के रूप में इस उदाहरण को लिया था। तीसरा आता है हमारा ध्वनि परिवर्तन, मॉडिफिकेशन होता है, ध्वनि में भी मॉडिफिकेशन किया जाता है। ध्वनि में मॉडिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, ध्वनियों की समीपता के कारण उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे दो ध्वनि है जो आपस में बहुत सामीप्य में ली हुई है तो इस कारण क्या होता है, उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। वो मॉडिफिकेशन कैसे होता है, जैसे हम ज्यादातर संधि में ये चीज जानते हैं, जैसे जगदीश, जगत
जगदीश शब्द जो है जगत प्लस ईश दोनों को मिलाकर जगदीश हम बनाते हैं। इसी तरह से अजंत, अच प्लस अंत, पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो ये हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं बोलचाल में, जो ध्वनि परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे हम कह देते हैं कब आओगे को बोलते हैं कब आओगे, कब तक, मतलब उनको बहुत ही संक्षेप में बहुत ही छोटा करके उनको बोला जाता है। जल लाना तो जल लाना इस तरह से बोल दिया जाए, रखा तो उसको रखा बोल देते हैं। तो जैसे नारायणा विहार है तो उसको नरेणा विहार शब्द में प्रयोग किया जाता है। पंडित जी है उसको पंडित जी बोल देते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ जो ये क्रम मिलता है, ध्वनि का जो परिवर्तन मिलता है वो भी हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्वरों में परिवर्तन होता है, मॉड्यूलेशन होता है। कुछ मॉड्यूलेशन किया जाता है। मॉड्यूलेशन किस तरह से होता है, वाक्यों में जो बलाघात है, कहाँ पे बल दिया जाना है, स्वर में कहाँ पे बल का प्रयोग होगा वो भी देखना है। स्वरों में कहीं आरोह है कहीं अवरोह होता है तो वो चीज हमें देखनी। जिस प्रकार ध्वनि पे बल देते हैं, इससे पहले वाला जो प्रयोग था मॉडिफिकेशन था, उसी तरह से हम मॉड्यूलेशन को देखते हैं कि ध्वनि पर बल देते हैं वो उदात, जिस पे बल देंगे वो उदात हो जाएगी, यानी कि उच्चेरु उदाता जैसे कहा जाता है कि जिसका उच्चारण ऊंचे तो तालु आदि स्थानों से ऊंचे स्थानों से किया जाता है। निचेरु नद आता है। अनुदात कौन सा होगा, जो तालु आदि स्थानों नीचे अवयवों से किया जाता है। और समाहार है, स्वरित है, जो कि उदात और अनुदात के बीच का स्थान होगा। तो जिस प्रकार जिस भी हम वर्ण पर बल देते हैं, जिस ध्वनि पे अधिक बल देते हैं वह मध्यम या निम्न ध्वनि में बोली जाती है। मतलब जिस पे बल देंगे वो क्या हो जाती है, बल देने वाली ध्वनि तो उदात हो जाती है। स्वर परिवर्तन से उठा यानी उठा गया, इस तरह से, और उठा, उठाओ, पढ़ा, पढ़ लिया यानी पढ़ा, पढ़ लिया, पीछे के पढ़ लिया, पढ़ा, पढ़ाओ के अर्थ में अंतर हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि आपने पुस्तक पढ़ ली ना, आपने खाना खा लिया न में निषेधार्थक न जो है वो नहीं के रूप में प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे वो पूछ रहा है खाना खा लिया ना, शब्द उच्चारण में स्वर भेद के कारण ही विधिवाचक हो गया। इस शब्द को इसने क्या बनाया कि विधिवाचक बना दिया है। न का जो प्रयोग हुआ वो निषेध अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं कि स्वर में परिवर्तन होने के कारण, ध्वनि में परिवर्तन होने के कारण और वाक्य में परिवर्तन किस तरह होते हैं ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वाक्य और पदक्रम, पहले भी हम देख चुके हैं कि वाक्य और पदक्रम का किस प्रकार से समावेश रहा, जिसे कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु दोनों इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो पदक्रम क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। और वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से भाषाएं दो प्रकार की मानेंगी। दो प्रकार से भाषाओं को लिया गया। पहले कहा गया योगात्मक और दूसरा कहा गया अयोगात्मक। अयोगात्मक भाषाओं में पदक्रम क्या होता है, उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि वहां पे यौगिक है ही नहीं, जुड़ा हुआ है ही नहीं पद आपस में। तो इन भाषाओं में पदों का स्थान परिवर्तन के साथ ही अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत जैसे क्या है, संस्कृत क्या है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें पदों का क्रम का इतना कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि शब्द के साथ जुड़ी हुई विभक्ति क्या करती है, अपने अर्थ को प्रकट कर देती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी, संस्कृत, जो इसी प्रकार की जो भाषाएं हैं वो वाक्य को शब्दों के स्थान में परिवर्तन करके कई प्रकार से कहा जा सकता है। इनके जो वाक्य होंगे वो अनेक प्रकार, मतलब जैसे हमने विभक्ति को परिवर्तन किया तो उसके साथ परिवर्तन हम देख सकते हैं। इसी का उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा में हमें अरबी, फारसी, संस्कृत मिलती है, जो कि श्लिष्ट योगात्मक भी जिसको संस्कृत को कहा गया। जैसे अरबी में जरब, जैदुन, अमरन, यानी कि जैद ने अमर को मारा, तो ये योगात्मक कहा गया। और इसी को जब हमने अमरन को पहले कर दिया और अमरन को यहाँ कर दिया, जैदन को यहाँ कर दिया, और जबरू को ये कहा कि अमर ने जैद को मारा, तो सेम वही क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें योगात्मक भाषा में ये मिला। फारसी भाषा में देखिए जैद अमररा जद, तो जैन ने अमर को मारा, तो अमररा जैद जद, अमर को जैद ने मारा। तो इस प्रकार से हमें फारसी मिलता है। अगर संस्कृत में हम देखें जैदह अमरहम आहनत, ये प्रयोग किया गया, जैद ने अमर को मारा। और अगर हमें इसको करना होगा अमरम जैद आहनत, अमर को जैद ने मारा, इस प्रकार से हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अयोगात्मक भाषा में हमें जो मुख्य रूप से मिलती है, अंग्रेजी भाषा को हम देखते हैं।
जैसे कहा जैद किल्ड अमर, कि जैद ने अमर को मारा, अमर किल्ड जैद, अमर ने जैद को मारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द के स्थान में परिवर्तन के कारण वाक्य का अर्थ ही उलट गया है। चीनी आदि जो भाषाएं हैं वो तो और भी वहां पे विशेष रूप से जो प्रवृत्ति मिलती है, वहां तो हमें जैसे पा ताड़ सेन, पा शेन को मारता है, सेन ताड़ पा, शेन पा को मारता है। तो इस प्रकार से हमें अयुगात्मक भाषा के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। पदक्रम की दृष्टि से हम देखें तो विश्व की भाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पदक्रम की दृष्टि से जो भाषा है उसको दो प्रकार से बांटा गया, और दो प्रकार से बांटने में कहा गया परिवर्तनीय पदक्रम। पहला कहा गया परिवर्तनीय, जिसमें वक्ता की इच्छा के अनुसार, वक्ता जो बोलना चाह रहा है उसकी इच्छा के अनुसार पदों का जो क्रम है उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसी भाषाएं कौन कौन सी है, संस्कृत भाषा है, ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी आदि। जैसे रामः रावणम हंति, रावणम हंति राम, इस तरह से जो प्रयोग किया गया। तो परिवर्तनीय पद क्रम, यानी पदों का अगर परिवर्तन कर देंगे तो भी हमारा अर्थ वही निकलेगा। दूसरा कहा गया अपरिवर्तनीय पद क्रम, जिनमें पद क्रम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका हमने अभी भी एग्जाम्पल पीछे देखे हैं, जैसे चीनी भाषा का था। चीनी जो है अयुगात्मक है, योगात्मक में हमारा संस्कृत आती है। तो इसी आधार पर परिवर्तनीय पदक्रम और अपरिवर्तनीय पदक्रम दो प्रकार से हम पदक्रम की दृष्टि देखते हैं। वाक्य की संरचना, वाक्य की संरचना में कौन कौन से तत्व हैं जो मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो इसमें दो तत्व बताए गए। पहला कहा गया एंडोसेंट्रिक, जो कि अंतः केंद्रित है, और दूसरा कहा गया बाह्य केंद्रिक, एक्सोसेंट्रिक जिसको कहा गया। तो अंतः सेंट्रिक और केंद्रिक और बाह्य केंद्रिक, इन दोनों को विषय में कहा गया। अतः केंद्रिक में जो होगा जिसका केंद्र उसी में हो, जैसे लड़का और अच्छा लड़का में वाक्य स्तर पर कोई अंतर नहीं है। हम कह दें कि लड़का, या फिर उसको कह दें अच्छा लड़का, तो वैसे कोई अंतर नहीं है। लड़का आता है भी कह सकते हैं और अच्छा लड़का आता है ये भी कह सकते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से शब्द कौन है, लड़का है। तो वाक्य के स्तर पर व्याकरणिक रचना की दृष्टि से अच्छा लड़का वही है जो लड़का है। यानी कि यहाँ पे क्या गया, अतः केंद्रिक प्रयोग किया गया है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे विशेषण और संज्ञा साथ में मिले हुए, क्रिया विशेषण और विशेषण साथ में मिले हुए, क्रिया विशेषण और क्रिया हो साथ में हो, संज्ञा विशेषण उपवाक्य हो, सर्वनाम विशेषण उपवाक्य हो, सर्वनाम और उपसर्गात्मक वाक्यांश शामिल किए गए हों, या फिर वाक्य क्रिया विशेष उपवाक्य को इसमें शामिल किया गया हो। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं विशेषण और संज्ञा का जहाँ पर प्रयोग किया गया है, जैसे काला कपड़ा, तो कपड़ा क्या है, कपड़े का रंग बताया गया, तो यहाँ पे विशेष रूप से संज्ञा का विशेषण बता दिया गया। और जैसे बदमाश आदमी, इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल मिलते हैं जो कि अंतः केंद्रिक के एग्जाम्पल हैं। और बाह्य केंद्रिक में अगर हम देखें तो बाह्य केंद्रिक अतः केंद्रिक की भांति केवल एक शब्द की पूरी रचना के स्थान पर नहीं आता, एक शब्द पूरी रचना के स्थान पर नहीं आता है, या दूसरे शब्दों में पूरी रचना एक शब्द की विशेषता नहीं बताती है। यानी कि जैसे यहाँ पे लिया गया एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हाथ से, इनमें से न तो केवल हाथ और हाथ से का कार्य कर रहा है और न से कार्य कर रहा है, ना तो हाथ काम कर, मतलब कि ना तो हाथ अपने आप में स्पष्ट कर रहा है और ना ही से स्पष्ट कर रहा है, दोनों की आवश्यकता है। मतलब कि हाथ से, यानी कि हाथ और से, इन दोनों की ही हमें आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी बिना रचना पूर्ण, मतलब इनके बिना, अगर ये दोनों ना हो तो इसके बिना रचना पूर्ण नहीं हो सकती है। इन दोनों घटकों और अवयवों में से किसी का भी केंद्र इस रचना में नहीं है। जैसे अब कहा गया बही केंद्रिक में एग्जाम्पल दिए गए, आदमी गया घोड़े को पानी में आदि, ऐसी ही रचनाएं हमें दिखती हैं। तो वाक्य में दो प्रकार की संरचनाएं देखी, बाह्य केंद्रिक और अंतः केंद्रिक, इन दोनों को हमने देखा। इसके बाद वाक्य के प्रकार देखते हैं। वाक्य के प्रकारों में हमें मुख्य रूप से देखते हैं कि वाक्य 5 प्रकार के माने गए हैं। 5 प्रकार के वाक्यों में कहा गया कि आकृति मूलक भेद, यानी कि आकृति के अनुसार जो इनका विभाजन किया गया वो आकृति मूलक भेद है, रचना मूलक भेद, अर्थ मूलक भेद, क्रिया मूलक भेद और शैली मूलक भेद। तो हम ये 5 प्रकार से वाक्यों के प्रकार देखते हैं। वाक्य के प्रकारों को देखते हैं। आकृति मूलक,
आकृति मूलक जो भेद है वो प्रकृति या रूट कहा जा सकता है, यानी कि प्रकृति यानी रूट है, और प्रत्यय एफिक्स इसमें शामिल किए जाएंगे, या अर्थ तत्व और संबंध तत्व किस प्रकार से इसमें मिलते हैं। ये 4 प्रकार से हम इसका आकृति के आधार पर वाक्यों की संरचना करते हैं। पहला कहा गया अयोगात्मक वाक्य है। अयोगात्मक, हमने अयोगात्मक भाषा भी देखी उससे पहले कौन कौन सी है। अयोगात्मक कहाँ होगा, जहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग रहते हैं, जहाँ हमें यौगिक रूप नहीं मिलता है। प्रकृति अलग है किसी पद की और उसका प्रत्यय जो है वो अलग है। तो जैसे चीनी भाषा है, अभी भी हमने जिसके एग्जाम्पल देखे थे, तो ये भाषाएं क्या है, अयोगात्मक कहलाती हैं, और इसमें पद क्रम निश्चित है, कर्ता कर्म क्रिया विशेषण कर्ता के पूर्व आता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अयोगात्मक भाषा में इसका आकृति मूलक भेद का जो पहला है वो अयोगात्मक भाषा है, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिए हैं चीनी भाषा के, जैसे ता जेन बड़ा आदमी, इसी को जेन ता कह देगा, आदमी बड़ा है। वो तानी मैं तुझे मारता हूँ, वो तानी तू मुझे, नी ता वो तू मुझे मारता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति और जो प्रत्यय है वो दोनों अलग अलग मिलते हैं अयोगात्मक भाषा या अयोगात्मक वाक्य। दूसरे का है श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक जो विशेष रूप से श्लिष्टता के साथ यौगिक आपस में मिले हुए हैं, उनको श्लिष्ट योगात्मक कहा गया। ऐसे वाक्यों में क्या होगा, प्रकृति और प्रत्यय इतने आपस में मिले होते हैं उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। भारतीय भाषा परिवार की प्राचीन भाषा जो संस्कृत है, लैटिन है, ग्रीक है, अवेस्ता है, इस प्रकार की ये जो भाषाएं हैं इनमें यही क्रम हमें दिखाई देता है कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। जैसे वृक्षात पत्रम अपतत, पेड़ से पत्ता, पत्राम अपतत कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो ये हमें इस तरह से एग्जाम्पल आकृति मूलक मिलते हैं। तीसरा आकृति मूलक के अंदर आता है अश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक यानी कि जहां पर प्रकृति और प्रत्यय जुड़े होने पर भी क्या करते हैं, तिल और तांडुल के समान उनका संबंध होता है। जिस तरह से उनको अलग अलग देखे जा सकते हैं। तुर्की भाषा में हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे एल एम डे की मेरे हाथ में है, और इसे एल हाथ में, एम मेरा, डे में ही होना। तो इस प्रकार से हमें तुर्की भाषा का एग्जाम्पल मिलता है अश्लिष्ट योगात्मक में। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिए हैं। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा, जब हम वाक्य की संरचना देखते हैं प्रश्लिष्ट योगात्मक में, तो हमें पता चलते हैं कि वहां पे प्रकृति और प्रत्यय जो है अधिक घनिष्ठ रूप से मिल जाते हैं, बहुत अधिक। प्रश्लिष्ट, श्लिष्ट योगात्मक था कि आपस में चिपके हुए हैं, प्रश्लिष्ट और अधिक अच्छे से वो चिपके हुए हैं, उनका यौगिक संबंध है। इन पदों को पृथक करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए कहा गया दक्षिण अमेरिका की चेरोकी जो भाषा है, उसमें हम देखते हैं पेरिनीज पर्वत के पश्चिम भाग में बोली जाने वाली जो बास्क भाषा है, उसमें भी इसी प्रकार का प्रयोग हमें मिलता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। चेरोकी भाषा और बास्क भाषा में जहाँ कहा गया कि चेरोकी में कहते हैं नाधो लिनीन, हमारे पास नाव लाओ, और बास्क में कहते हकारत, एक ही पद का प्रयोग कर दिया, उसमें कहा मैं तुझे ले जाता हूँ। तो इस प्रकार इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। तो प्रश्लिष्ट रूप से जो जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 4 प्रकार के जो हमें अवयव मिलते हैं वो हमें मिलते हैं आकृति मूलक भेद में। आकृति मूलक भेद के बाद हम देखते हैं रचना मूलक भेद। रचना मूलक भेद दूसरा जो भेद है, रचना मूलक भेद यानी किसी भी वाक्य की रचना या गठन के आधार पर जब हम किसी वाक्य के भेद करते हैं तो वो किस प्रकार से होंगे। तो कहा गया 3 प्रकार के भेद हो सकते हैं रचना की दृष्टि से जब वाक्य की कोई संरचना की जाएगी। पहला होगा सामान्य वाक्य, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है मिश्र वाक्य, जहाँ एक से अधिक वाक्य आपस में मिले हुए हैं, जैसे यशास्ति ही वितम स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वो ही नर कुलीन है, वो ही अच्छे कुल वाला है। तो 2 वाक्य जहाँ पे मिले हुए हैं और ये मिश्र वाक्य है। और तीसरा कहा गया है संयुक्त वाक्य, जिसमें एक से अधिक प्रधान वाक्य उपवाक्य होते हैं। इनके साथ साथ आश्रित उपवाक्य एक से एक या अनेक होते हैं या नहीं भी होते हैं, दोनों चीजें हमें दिखाई देती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या, जब मैं गुरु की कुटी में पहुंचा तो वो स्नान करने नदी पर गए थे। तो यहाँ पे एक से अधिक वाक्यों को आपस में शामिल किया गया है संयुक्त रूप से।
इसे संस्कृत में क्या है, यदा हम गुरु गृहं प्रापम तदा स स्नानार्थ नदीम गतः आसीत। तो ये हमें इस प्रकार से संयुक्त वाक्य मिलते हैं। और अर्थमूलक जो तीसरा हमारा भेद है उसमें देखें तो अर्थमूलक दृष्टि से जो विभाजन किया गया है वाक्य का, वो 7 प्रकार से विभाजन किया गया है। अर्थमूलक में अर्थ की दृष्टि से विधि वाक्य, जैसे कृष्ण काम करता है, जहाँ पे विधि का प्रयोग किया गया हो। निषेध, जहाँ पे नकारात्मक वाक्य होगा, विधि काम कृष्ण काम नहीं करता है। प्रश्न वाक्य, क्या कृष्ण काम करता है? अनुज्ञा वाक्य है, कृष्ण काम करो। संदेह वाक्य है, कृष्ण काम करता होगा। और इच्छार्थक वाक्य है, जैसे ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, इस प्रकार से इच्छा कोई व्यक्त की हुई हो। संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थम जहाँ पे किसी को संकेत किया गया हो, यदि कृष्ण पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता। तो ये क्या है, संकेत क्या है, यदि कृष्ण पढ़ता तो वो होता, तो संकेत कहा गया। विषम्यार्थक, जहाँ पे आश्चर्यबोधक हो, जैसे वाक्य अरे तुम, इस तरह से करके जो विषम्य जो शब्द होंगे उनको इस प्रकार से हम देखते हैं। अर्थ मूलक जो भेद है उसको 7 जो भाग है उसमें बांटा गया। और अगला हमारा जो चौथा है क्रिया मूलक भेद। क्रिया मूलक भेद में वाक्य की क्रिया को देखा जाता है, मतलब वाक्य जो क्रिया से युक्त है या क्रिया से हीन है, 2 प्रकार के हमें मिल सकते हैं। क्रिया से युक्त सामान्यतः सभी भाषाओं में हमें क्रिया से युक्त वाक्य एक ही क्रिया मिलती है। जैसे हम संस्कृत में देखते हैं स पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा कहा गया क्रियाहीन वाक्य, यानी प्रचलन के आधार पर कई भाषाओं में क्रियाहीन वाक्यों का भी प्रयोग होता है, वहाँ क्रियापद गुप्त रहता है, क्रियापद की गुप्तता रहती है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि 2 प्रकार के क्रिया युक्त और क्रियाहीन हमें भेद मिलते हैं। 5वां हमारा जो भेद था वाक्य का, शैली मूलक भेद। शैली मूलक भेद को 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पे कहा गया कि वाक्य जो है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। शैली 3 प्रकार के, वाक्य की शैली 3 प्रकार की हो सकती है। पहला कहा गया शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य में कहा गया कि जिसमें अलंकृत और मुहावरे आदि का प्रयोग हो, तो वो शिथिल वाक्य होगा। जैसे वक्ता लेखक मनमाने ढंग से किसी बात को कहता है, जैसे एक थी रानी कुंती, उसके 5 पुत्र, एक का नाम युधिष्ठिर, एक का नाम भीम, एक का नाम कुछ और, एक का नाम कुछ और। तो इस प्रकार से शिथिल वाक्य बोले जाए कि कुछ वाक्य बोल दिए जाए, इसके बाद कुछ और कुछ और कुछ और, इस तरह से करके जहाँ पे शिथिलता के साथ। और ये शैली कहाँ पे प्रयोग होती है, कथावाचक जो होते हैं वो इस शैली का प्रयोग करते हैं विशेष रूप से। दूसरा हम देखते हैं समीकृत वाक्य। समीकृत वाक्य यानी जहाँ पे संतुलन और संगति का समावेश होता है, जहाँ पे संतुलन और संगति इन दोनों का ध्यान रखा जाता है। जैसे यस्यार्थः तस्य मित्राणि, जिसके पास धन है उसी के मित्र है, तो समीकृत वाक्य होगा। यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ पे धर्म है वहाँ जय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस प्रकार से समीकृत वाक्य विरोध मूलक भी होते हैं। जैसे कभी कभी विरोध मूलक मिलते हैं हमें। एग्जाम्पल में कहा गया कहाँ हंस कहाँ बहुला, और जैसे कहाँ राजा कहाँ रंग, कहाँ शेर कहाँ सुअर। समीकृत वाक्य संतुलन आदि गुणों के कारण लोकोक्ति के रूप में इनका विशेष रूप से हम देखते हैं, लोकोक्ति में इनका प्रचलन हमें दिखाई देता है। तीसरा कहा गया आवर्तक वाक्य। इसमें क्रिया कथनीय वस्तु में दी जाती है। श्रोता की जिज्ञासा अंतिम वाक्य सुनने पर ही पूर्ण होती है। जब वो अंतिम वाक्य सुनता है तभी उसकी श्रोता की जिज्ञासा पूर्ण होती है। जैसे यदि सुख चाहिए, यदि शांति चाहिए, यदि कीर्ति चाहिए, यदि यश चाहिए, यदि विद्या चाहिए, यदि अमरता चाहिए, तो क्या विद्या धन में मन लगाओ। तो यहाँ पे अंतिम जो वाक्य है वो ही अर्थ की पूर्ति कर रहा है। तो आवर्तक वाक्य शैली मूलक का भेद। और इसी के अंदर हमने देखा, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वाक्य में वो परिवर्तन है वो किन किन कारणों से हो सकता है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जहाँ पे वाक्य में परिवर्तन होगा। तो पहला कहा गया अन्य भाषाओं का प्रयोग, अन्य भाषाओं का प्रभाव। अन्य भाषाओं का प्रभाव यानी कि एक भाषा पर दूसरी भाषा का जो प्रभाव होगा उसके आधार पर हम कह सकते हैं वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव है, समय के साथ साथ संस्कृत पर प्राकृत भाषा का प्रभाव रहा, प्राकृत के साथ
हिंदी का प्रभाव रहा, तो एक दूसरी भाषा का जो प्रभाव रहता है तो इस आधार पर भाषा में परिवर्तन होते हैं। दूसरा कहा विभक्तियों के घिस जाने के साथ साथ, समय के साथ साथ क्या होता है, विभक्तियां घिस जाती हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है कि संयोगात्मक भाषाएं हैं वो वियोगात्मक में परिवर्तन हो जाता है, इनमें अंतर आ जाता है। इस अवस्था में पदक्रम निश्चित हो जाता है, जैसे हिंदी अंग्रेजी आदि में ये विद्यमानता हमें देखने को मिलती है। तीसरा कहा गया बलाघात, किसी वर्ण पर किसी पद पर कोई विशेष बल दिया जाए तो उस वजह से भी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है बलाघात के कारण। जैसे मैं पराजय जैसी चीज नहीं जानता के स्थान पर पराजय मैं नहीं जानता, तो दोनों का अभिप्राय एक ही है, लेकिन यहाँ पे बलाघात होने के कारण पराजय पे जैसे मैंने बलाघात के ज्यादा बल दिया तो वो जो अभिव्यक्ति है वो बलाघात के कारण भी वाक्य में परिवर्तन हो गया। अगला कहा गया स्पष्टता के कारण। स्पष्टता यानी विशेष रूप से जब हम देखते हैं कि स्पष्टता वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए, यानी वाक्य के गठन में जब उसका गठन करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन की दशाएं भी दिखी देती है। इसके लिए कुछ कोष्ठ या डैश आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मोक्ष की कामना के लिए अमरत्व कह दिया गया, उसके बाद मोक्ष की कामना उसको डैश में मतलब ब्रैकेट में शामिल कर लिया गया, तो मानव जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से स्पष्टता के लिए भी कुछ शब्दों के लिए हम ब्रैकेट वगैरह का प्रयोग करते हैं, कुछ डैश का प्रयोग करते हैं। अगला कहा मानसिक स्थिति, मनुष्य की जैसी मानसिक स्थिति होगी उसके अनुसार भी वाक्य पर प्रभाव पड़ता है, वो वैसे ही वाक्यों का प्रयोग करता है। तो हम देखते हैं कि युद्धकालीन जो भाषा है वो अलग होगी, शांतिकालीन भाषा है वो अलग होती है। अगला है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव यानी कि कहाँ जो हमारे उच्चारण की जा रहे हैं उसमें प्रयत्न किसका है, प्रयत्न लाघव सभी जगह पर अवश्य रहता है। अतः भाषा के अन्य अंगों की भांति ही वाक्य परिवर्तन में यह कारण रूप में रहता है, और वाक्यों में कुछ प्रत्ययों तथा पदों का लोप इसी का ही परिणाम होता है। जैसे आंखों से देखी बात सच होती है के स्थान पर आंखों देखी बात सच होती है आदि। इस प्रकार से हमें कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि भाषा वाक्य में परिवर्तन होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, एक को देख के दूसरा जब किसी भाषा को बोलेगा तो उस अनुकरण की प्रवृत्ति के बाद के कारण भी होता है। नवीनता का प्रयास, नवीनता के कारण भी क्या है कि एक भाषा में दूसरी भाषा का समावेश हो जाता है तो वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। अज्ञानता के कारण, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हम उस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, तो अज्ञानता से भी वाक्य की संरचना में परिवर्तन होता है। परंपरावादिता, कुछ शब्द ऐसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो परंपरा से चले हुए आ रहे हैं, उसके कारण भी क्या होता है उन वाक्यों में परिवर्तन नहीं होता। और जैसे चतुरावाल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि जो वाक्य परिवर्तन है वो घटित होता है, वाक्यों में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा वाक्य विज्ञान की पूरे अवयव हमने देखे, पद से लेकर वाक्य को हमने समझा। इसी के साथ सबका आभार।